हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा हम लोग फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 6 प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिया था। अब इसमें बाकी के जो 8 प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में एक बार सबको क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको क्विकली रिकॉल हो जाएगा कि आपने जो 14 प्रिंसिपल या 14 प्रिंसिपल पढ़ा है उसमें क्या क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। रेम्यूनरेशन टू पर्सन, तो ये बड़ा सिंपल सा है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं उनको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है। उनको उनके एफिशिएंसी के हिसाब से वेजेस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं काम हम उनसे ज़्यादा करा रहे हैं, पेमेंट उनको कम दे रहे हैं। अब ऐसे केस में अगर क्या होगा, अगर हम उसे पेमेंट कम देंगे, किसी वर्कर को काम उससे ज़्यादा कराएंगे, तो ऐसे केस में वो मन से काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। वो मन से काम नहीं करेगा और वो हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए जहाँ उसे ज़्यादा सैलरी मिले, ठीक है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कहा गया है फेयोल के द्वारा कि रेम्यूनरेशन टू ए पर्सन, सैलरी जो है किसी एक वर्कर को आप उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही दो, ठीक है। अच्छा, उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर उसे सैलरी दोगे तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा और वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब हमारा 8वां जो आता है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है 2 वर्ड से बनाया, एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आपका पावर जो है एक सेंटर पे होता है, ठीक है। एक सेंट्रल लेवल मतलब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आपका पूरा डिसीजन लेता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा सिचुएशन आता है जब डिसीजन जो होता है वो हर लेवल ले सकता है, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, वर्कर लेवल, हर जगह जो है हर कोई अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो हेनरी फॉयल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह ना सेंट्रलाइज होना चाहिए, ना ही पूरी तरह डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वहाँ पर कुछ पावर सेंट्रलाइजेशन में रखना चाहिए और कुछ पावर डिसेंट्रलाइजेशन में। जैसे फाइनेंस का जो मैटर होता है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब हमारा टॉप लेवल जो है मैनेजर से डिसाइड करेंगे फाइनेंस कहाँ पर कितना यूज़ होगा। लेकिन जो बाकी काम है, जैसे अगर नीचे आपके जो है गेट के पास सफाई करना है या मशीन में कोई मेंटेनेंस करना है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें क्या होता है, अलग अलग लेवल के मैनेजर्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है हमारा स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या होता है, तो देखो बेटा, हेनरी फॉयल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना चाहिए ना, वो ऐसे होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये जो है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ये टॉप लेवल है और ये अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। मान लो डी को कोई इन्फॉर्मेशन इधर, मान लो डी को कोई इन्फॉर्मेशन मान लो एफ तक पहुँचानी है, तो वो क्या करेगा, वो सी को पहले बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, डी ए को बोलेगा, फिर ए ई को बोलेगा और ई एफ को बोलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केलर चेन एक वैसा चेन है जिसके तहत जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, मतलब सारे के सारे आप जो भी चीज़ जानते हो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक अधिकारी को, हर एक मैनेजर को पता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी में एक वर्ड आता है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या होता है, मान लो कोई काम है वो आपको अपने लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट के हेड से बात करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हो कि आप अपने लेवल पर, जैसे डी जो है ई से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, अर्जेंट कोई सिचुएशन होता है, अर्जेंट सिचुएशन, ऐसे केस में सी जो है वो एफ से अर्जेंटली बात कर सकता है, बी जो है वो ई से अर्जेंटली बात कर सकता है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। क्लियर है बेटा? तो ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। अगला आता है ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, देखो बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन, हर चीज़ एक प्रॉपर डिपार्टमेंट और एक प्रॉपर प्लेस में होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, अपने स्कूल की बात करो, तो आपको पता है कि चंचल सर कहाँ मिलेंगे, चंचल सर आपको नीचे वाले रूम में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपको चंचल सर की जरूरत होगी आप तुरंत नीचे पहुंच जाओगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब सामान हो या पर्सन हो वो एक सही जगह पे होता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जब उसकी जरूरत होगी आपको वो सामान या वो पर्सन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो इसी में ये बोलता है जब ऑर्गेनाइजेशन में जब चीज़ें ऑर्डरली होंगी तो ऐसे केस में उन्हें खोजने या सर्च करने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे टूल बॉक्स होता है, अगर टूल बॉक्स सही जगह पर आपका रखा हुआ है, ऐसे केस में क्या होगा, मशीन खराब होगा तुरंत आप टूल बॉक्स ला के उसको सही कर दोगे। अगर मान लो टूल बॉक्स सही जगह नहीं रखा है, ऑर्डरली या सही प्लेस में नहीं रखा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मशीन खराब हो गया, आप उसको टूल बॉक्स खोजते रह जाओगे, वो दिन चला गया, दूसरा दिन में चला गया, समय बर्बाद हो गया,
ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब सामान सही ऑर्डर पे सही प्लेस में रखा होगा तो चीज़ें जो है आपका सिस्टमेटिकली वर्क करेंगी। जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हो, वहाँ पर आपको पता है कि जो है किस जगह पर क्या मिलेगा। जैसे बिग बाज़ार आप जाते हो तो आपको पता है कि कहाँ मसाले मिलेंगे, कहाँ सब्जियाँ मिलेगी, तो आपको वो प्लेस पता है कि कहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि सामान ऑर्डरली रखा हुआ है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। अब आता है इक्विटी। ये बड़ा सिंपल सा है। इक्विटी तो आप जानते हो, इसमें जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप किसी को भी उनके सेक्स के हिसाब से, उनके रिलीजन, उनके लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ या नेशनैलिटी के हिसाब से उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशन नहीं रहेगा। और अगर आप इक्विटी सबके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट करते हो तो ऐसे केस में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे सेटिस्फाई होंगे और उनके बीच में एक मोटिवेशन की भावना पैदा होगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो 14 जो हमारा 14 प्रिंसिपल में जो 12वां प्रिंसिपल आता है वो क्या आता है, वो आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सन। देखो बेटा, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है उसके मन में आपको ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए कि वो बंदा कुछ दिन के लिए उसको निकाल दिया जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, वो डर के काम करेगा और मन से काम नहीं कर पाएगा, अच्छी तरह काम नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फैयल ने कहा कि आप जिस बंदे को भी रिक्रूट करो उसके मन से ये भावना हटा दो, आप उसे लंबे समय के लिए आप रिक्रूट करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए। और साथ में जो भी बंदा आप रिक्रूट किए उसको ऐसा नहीं कि आप उसको 10-10 दिन पे उसको ट्रांसफर कर दो अलग अलग डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो जिसे रिक्रूट करो उसे लंबे समय के लिए रिक्रूट करो और उसे लंबे समय तक उसी डिपार्टमेंट पे रखो। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये बताता है कि जब भी किसी वर्कर को रिक्रूट करो, जब भी किसी वर्कर को रिक्रूट करो तो उसके अंदर सबसे पहले एक जॉब सिक्योरिटी का भावना उसे पैदा करो कि भैया आपकी जॉब वो सिक्योर है। ठीक है, इनसिक्योरिटी की सिचुएशन अगर होगी उसको, तो ऐसे केस में वो अपना जॉब अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, अपना मैक्सिमम बेनिफिट नहीं दे पाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है, उसका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र या रोटेशन जो है वो भी अवॉइड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है, इनिशिएटिव में ये है कि हेनरी फैयल ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने वर्कर से भी कहना चाहिए कि भैया आप आगे आके आप कुछ काम करिए। ठीक है, जैसे कोई भी जो है प्लान अगर मैनेजर जो है सेटअप करना चाहता है तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, वो अपने वर्कर से सजेशन ले सकता है। वर्कर से सजेशन ले सकता है कि आप भी कुछ बताइए कि इस काम को और अच्छी तरह से हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे अगर वर्कर से सजेशन लेगा तो ऐसे केस में वर्कर के मन में भी एक भावना होगी कि वाह क्या बात है, हमारे मैनेजर जो हमसे सजेशन लेते हैं। ऐसे केस में वो लोग अपने सजेशन और देंगे। ठीक है, इससे उनके अंदर भी एक बिलोंगिंगनेस की भावना पैदा होती है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है बेटा। और लास्ट आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स या यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो कंपनी होती है इसको अपने वर्कर्स के बीच में एक टीम स्पिरिट की भावना पैदा करनी चाहिए। वर्कर जो होते हैं ये सारे लोग अपने एक साथ मिल के ऐसे एक टीम स्पिरिट की भावना में जब काम करते हैं तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी और तो ऐसे केस में क्या होगा, वर्कर जो है अच्छे तरह से मन से काम नहीं कर पाएंगे, वो काम जो है जिस एफिशिएंसी से होना चाहिए उस एफिशिएंसी से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हेनरी फैयल ने कहा कि एक मैनेजर को वर्ड आई से रिप्लेस करना चाहिए वीस को। ठीक है, मतलब मैनेजर को कहना चाहिए कि जो भी वर्कर है ये सारे लोग हम सब एक साथ मिल के ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो इसमें होता है स्पिरिट डी कॉर्प्स, इसको हिंदी में बोलते हैं एकता में शक्ति। तो जब हम सारे लोग एक साथ मिल के जब ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी अचीव। तो अब हम लोग क्विकली सारे के सारे 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयल को क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, इससे आपने जो भी पढ़ा है वो आप लोग एक साथ रिकॉल भी कर लोगे। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ वर्क में ये बताया जाता है कि वर्क जो है उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए और वर्कर्स को उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क को देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, वो अपने वर्क में स्पेशलाइज हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या था बेटा, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसको जितनी अथॉरिटी दी गई है उसी मतलब जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी के हिसाब से उसे अथॉरिटी देना चाहिए। मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, तो जिसके पास जितना काम है उसी के हिसाब से उसे उतना पावर देना चाहिए। अगला हमने पढ़ा डिसिप्लिन। तो जो एग्रीमेंट हुआ है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, आपके वर्कर और मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए मालिक को। ठीक है, और साथ में जो वर्कर है उसे भी अपने मालिक के ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए। अगला क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था बेटा कि एक बॉस होना चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वर्कर को कई सारे बॉस लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो किसी वर्कर्स को कोई मतलब जो भी वर्कर है उसका कोई एक ही बॉस होना चाहिए। कई सारे बॉस अगर एक ही वर्कर को ऑर्डर देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा और वर्क अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। फिर हमने पढ़ा पांचवा क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या था कि सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ सबका जो जो मोटो होना चाहिए वो क्या है, वो अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ठीक है। सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। तो छठवां हमारा क्या था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देना, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट फुलफिल होंगे तो जनरल इंटरेस्ट भी उसी के साथ फुलफिल हो जाएंगे। उसके बाद सेवेंथ क्या था, रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उसे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस देना चाहिए। अगर फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस नहीं दिया जाएगा तो वो आपके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएगा। फिर एट्थ वाला क्या था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पावर सेंटर पर हो, और डिसेंट्रलाइजेशन जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अलग अलग लेवल पे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, नाइन्थ वाला स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या पढ़ा हमने, लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो प्रॉपर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइन के थ्रू ही कम्युनिकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं जिसको जिससे मन किया वो उससे कम्युनिकेट कर ले रहा है। फिर हमने टेंथ क्या पढ़ा, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या पढ़ा कि एक राइट प्लेस होना चाहिए आदमी और मटेरियल का, हर चीज़ का एक सही जगह होना चाहिए जहाँ पर वो आसानी से मिल सके। इससे क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, मतलब समय की बर्बादी नहीं होगी उसे खोजने में। फिर हमने 11th क्या पढ़ा, इक्विटी। सबके बीच में इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसी को उनके एज, सेक्स, उनके कास्ट, किसी के हिसाब से उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, 12th स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। इसमें क्या हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसे आप बार बार जो है ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि आप लोगों को बार बार रिक्रूट कर रहे हो, हर दूसरे तीसरे दिन या 10 दिन बाद उनको निकाल रहे हो, तो ऐसे केस में भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर 13th क्या था, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या था, इनकरेज करना एम्प्लॉय को कि वो इनिशिएटिव लेके अपने सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन में दें, इससे उनमें भी एक अपनापन लगेगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और हमने 14th क्या पढ़ा लास्ट, स्पिरिट दी क्रॉप्स। इसमें क्या था कि टीम स्पिरिट के तहत काम करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है उसे ऐसा क्रिएट करना चाहिए कि सारे लोग को लगे कि वो लोग टीम में काम करें। जब टीम में काम करेंगे तो काम अच्छी तरह से होगी। वो हमने सुना है ना, एकता में शक्ति, वही चीज़ है स्पिरिट दी क्रॉप्स। तो होप ये जो है लेसन कंप्लीट होता है, लेसन नहीं, ये 14 प्रिंसिपल फेयोल के जो है कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि टेलर के द्वारा दिए गई हैं। चलिए।